20 करोड़ तो हम है, खाली एक अब्दुल कलाम दिया, उसमें क्या हम इतराएंगे? जितने बड़े सड़क छाप हो गए उतने बड़े आप सक्सेस मिलेगा, सक्सेस मिलेगा, उतने बड़े हीरो बनेंगे। सबसे पहला ये लिखा है कि हम जो मुस्लिम माशरे में प्रॉब्लम्स है, मुसलमानों की इमेज किससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम है उसको सुधारने, और मुस्लिम्स जो अनएजुकेटेड है या जो सोशली बिहेव नहीं करते प्रॉपर, वेल सिविलाइज्ड नहीं है, एंड आई एम आल्सो एग्री विद दैट। तो हमको ये दो चीजों पे काम करना है, एक तो सोशल स्ट्रक्चर पर काम करना है और दूसरा उनको उसी के दौरान उनको ये अवेयर कराना है, ये टीच करना है, साथ में उनको समझाना है कि कैसे उनको उनका सुधार हो सकता है। पहले तो हम क्या देखते हैं, डॉक्टर कभी भी किसी चीज का इलाज करता है तो वो क्या करता है, पहले बीमारी को ढूंढता है कि बीमारी क्या है। तो जब हम स्टार्ट करेंगे तो हमें ये देखना पड़ेगी कि तकलीफ अगर माशरे में है, आज हमारा माशरा दुनिया से पीछे है, आज मुसलमान की इमेज जो सही नहीं है लोगों नॉन मुस्लिम्स के जहन में या उनकी सोच में, तो उसका मेन रीजन क्या है। तो सबसे पहले हम उसको डायग्नोसिस करेंगे और उसके अकॉर्डिंग फिर हम आगे चलेंगे, एक धीरे धीरे एक एक चीज पकड़ के, एक एक पॉइंट पकड़ के इंशाल्लाह उसको फिर हम ठीक करने की। जैसे मैंने बताया कि हमारे जो प्रॉब्लम है माशरे में, तो सबसे पहला जो प्रॉब्लम है वो तो रिलीजन और सेक्ट का है। जो दीन है उसकी सही समझ वो नहीं है, और दूसरा फिरकावारियत। तो सबसे पहला मुझे जो नजर आता है हमारे माशरे में प्रॉब्लम, तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो यही नजर आता है। और दूसरा जो प्रॉब्लम है वो ये चीज है, इस्लाम के बारे में चलो हमको जो किताबें पढ़ने मिलती है, दीन के बारे में रिलेटेड उसके जो अरकान है वगैरह है, कैसे फॉलो करना है, क्या करना है, ये सारी चीजें मिल जाती है। हमको जो नहीं मिलती ना वो है इस्लामिक हिस्ट्री। इस्लामिक हिस्ट्री हमको कोई नहीं पढ़ाता। और अल्लामा इकबाल का कॉल है, जो कौम अपना इतिहास भूल जाती है ना उसका भूगोल बदल जाता है। अगर कोई कौम अपनी हिस्ट्री भूल जाती है तो उसका ज्योग्राफी नहीं, उसका ज्योग्राफी तब्दील हो जाती है। अब ये सोचो कितना बड़ा स्टेटमेंट है, इसकी गहराई को समझो। अगर आप हिस्ट्री छोड़ोगे, आपकी जमीन मतलब आपका ज्योग्राफी वो दुनिया बदल के रख देगी, और वैसा ही हुआ है। देखो नाश्ता भी आ गया है, हमारे लिए पोलोनी वाला सैंडविच बनाया है मैडम जी ने। जज़ाकल्लाह खैर, उनको थैंक यू बोलिए। पोलोनी वाला सैंडविच है, अच्छा, और उसको ग्रिल किया है। सर है ना वो चाय नहीं पीते, सर का इंट्रो भी करा रहा हूँ, सर चाय नहीं पीते, तो फिर इनके लिए ये कोल्ड ड्रिंक आया है। और मैं चाय पीता हूँ, चाय का आशिक हूँ, तो मेरे लिए पतली चाय आई है, और ये है मुनाफिक चाय। इसकी बात बाद में करेंगे, मुनाफिक चाय क्या होता है। एक होता है मोमिन चाय, एक होता है मुस्लिम चाय, और एक होता है मुनाफिक चाय, और चौथा भी चाय है मुशरिक चाय। उसकी बाद में बात करेंगे इंशाल्लाह। कुछ आइडिया तो आ गया होगा आपको। ये तो मुझे भी नहीं पता था कि इस तरह की भी वैरायटी आती है चाय में। फिर तो याद कर लीजिए, मोमिन चाय सर, फिर मुस्लिम चाय, मुनाफिक चाय और मुशरिक चाय, 4 चाय। तो अभी जो चाय है ना ये मुनाफिक चाय है जी। अच्छा, सर का इंट्रो ये है, मैं सादिक मुल्ला, मेरा बड़ा बच्चा मोहम्मद मुल्ला, उसके एमएमए के ये कोच है। एमएमए यानी बॉक्सिंग का हाइब्रिड वर्जन, वन कैन से हाइब्रिड वर्जन ऑफ बॉक्सिंग। You cannot say hybrid version of boxing, but it is a type of fighting art in which we combine all forms of combats. Boxing is one type of just like using the hand. No, it is a one type of form of combat. मतलब एक टाइप का फाइटिंग का तरीका है। हम क्या करते हैं मिक्स मार्शल आर्ट्स में, जितने भी फाइटिंग के तरीके हमको लगते हैं उनको हम कंबाइन करते हैं। एमएमए मतलब मिक्स मार्शल आर्ट्स जी। हाँ, सपोज कोई बॉक्सर है, उसको हम रेसलर के सामने अगर लगा देंगे बराबर फाइट, तो इसकी टेक्निक अलग है, उसकी टेक्निक अलग है जी। अब कौन सी डोमिनेंट हो जाएगी वो अपने स्किल पे डिपेंड करता है कि अगर रेसलर अच्छा है तो बॉक्सर को डोमिनेट कर देगा, बॉक्सर अगर अच्छा है तो रेसलर को डोमिनेट करेगा। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम जो स्किल सीखे होते हैं वो हमको कभी काम नहीं आती, सामने वाला अगर दूसरी स्किल का आ गया जी, तो हम क्या करते हैं कि सारी स्किल को कंबाइन करते हैं। जैसे बॉक्सिंग एक स्किल है जहाँ से हैंड फाइटिंग होती है, ठीक है। उसके बाद आता है मुई थाई। मुई थाई है 6 लिम्ब फाइट, उसको बोलते हैं 6 लिम्ब फाइट। क्या स्पेल कर सर, स्पेलिंग क्या? मुई थाई, MUAYTHAI। एक्चुअली थाईलैंड से निकला ये फाइटिंग फॉर्म। अब इसमें क्या आता है, इसको बोला जाता है 6 लिम्ब फाइट। बॉक्सिंग इज एक्चुअली 4 लिम्ब फाइट। आप 2 लिम्स तो यूज करते हो, बोथ हैंड्स, मगर यू फुटवर्क के लिए आप 2 लेग्स भी यूज कर सकते हो, तो 4 लिम्ब फाइट है। अब 6 लिम्स कहाँ से हो गए? आदमी के तो, इंसान के तो 6 लिम्ब आते हैं ना। तो 6 लिम्ब फाइट इसलिए बोलते हैं कि इसमें हम लोग हाफ लिम्ब, मगर ये एल्बो भी यूज करते हैं, प्लस ये जो नी है वो भी यूज करते हैं। तो इट्स 8 हो जाएगा? नहीं 6 होगा, 6 हो जाएगा। 2 एक्स्ट्रा आ गए ना, 2 and 2 4। ओ यस, 8 लिम्ब, 8 लिम्ब, 8 लिम्ब, 8 लिम्ब होगा जी।
ठीक है, ये एक चीज हो गई। फिर आता है आपका रेसलिंग। अब रेसलिंग में आप ऐसा है कि किसी आदमी की बॉडी को आप जब हैंडल करते हो, वो भी अपोज करता है, आप भी अपोज करते हो, प्लस आपका स्किल उसमें काम करता है कि उसके ऊपर आपका कैसे हावी होते हो, उसको सबड्यू कैसे करते हो। तो एक तरीका है। मगर रेसलिंग में क्या होता है कि वो इतना हेल्दी स्पोर्ट है कि आपको उसमें जान का खतरा तो नहीं होता है। सपोज मैं कोई रियल लाइफ कॉम्बैट में पढ़ रहा हूँ, तो मेरी रेसलिंग से उसे कंट्रोल कर सकता हूँ जी, ज्यादा से ज्यादा उसको थका सकता हूँ। मुझे वहां पे कॉम्बैट करना आ गया, कोई ऐसी सिचुएशन आ गई जहां पर मेरी जान का खतरा है, तो रेसलिंग अलोन कैन नॉट सेव मी। इट कैन हेल्प मी बट इट कैन नॉट सेव मी। तो उसके लिए फिर चलता है ब्राजीलियन जियो जित्सु। ये रेसलिंग के साथ कंबाइन अगर करा तो ये बहुत इफेक्टिव है। देखो हमारी नजर में तो खाली बॉक्सिंग है ना। देखो सर कितनी टाइप्स बता रहे हैं, जो रिंग में उतरते हैं, रिंग में उतरने की कितनी सारी टाइप्स होती है, तो ये सब बता रहे हैं। तो ब्राजीलियन जियो जित्सु में क्या होता है, ह्यूमन की कुछ जो जॉइंट्स है या फिर जो वीक पॉइंट्स है, जैसे नेक है, इसको अगर चोक करे तो आदमी, अगर 3 मिनट से ज्यादा करोगे तो डेथ भी हो सकती है जी। प्रोफेशनल होगा तो उसको पता है कि मुझे फाइट कैसे कंट्रोल करनी है जी। तो वो क्या करेगा कि आदमी को इतना ही चोक देगा कि वो अनकॉन्शियस हो जाए, बेहोश हो जाए। जी जी। उसके बाद वो अपना बच के वहां से निकल सकता है, मतलब उसको फुल्ली कंट्रोल कर सकता है। तो रेसलिंग, ब्राजीलियन जियो-जित्सु, इसके साथ आप चालू रखिए, आप चालू रखिए। हाँ जी। इसके साथ हमारा आ जाता है फिर व्हाट यू से जुडो। जुडो इज समथिंग हायर इन लेवल। अगर कोई बंदा है जो ट्रेन हुआ है सिर्फ रेसलिंग और जियो जित्सु में, मगर उसके सामने अगर कोई बंदा आ रहा है जो इन दोनों के अलावा जुडो भी जानता है, तो वो उसके पास इतना नॉलेज और स्किल होता है कि वो इसको सबड्यू कर देगा, उसके ऊपर कंट्रोल पा लेगा। क्योंकि बॉडी को जिस तरह से हैंडलिंग होती है, मतलब आदमी को उठा के थ्रो करना, ये जूडो में बहुत अच्छी तरह से सिखाया जाता है। जूडो में तो अब मैंने कितने फॉर्म आपको बता दिए। जूडो बता दिया, ब्राजीलियन जियो जित्सु बता दिया, ठीक है, रेसलिंग बता दिया, बॉक्सिंग बता दिया, मुई थाई बता दिया। 5 फॉर्म तो थाईलैंड वाला। हाँ 5 फॉर्म आ गए फाइटिंग के जी। मोस्ट ऑफ यही चलते हैं। अभी टेक्वोंडो अगर किसी को आता है तो वो अलग से पार्ट है, वो भी इसमें शामिल हो जाता है जी। मगर 5 to 6 फॉर्म ऑफ फाइट कंबाइन होकर मिक्स मार्शल आर्ट्स बनता है। तो हनीफ सर नाम है उनका, हनीफ सर। मेरा बड़ा बच्चा मोहम्मद उसके एमएमए के कोच है। बड़ी कड़ी मेहनत की है, खुद ने भी ट्रेनिंग दिया। फिर ट्रेनिंग देने के लिए उन्होंने सूरत भेजा, फिर सूरत से ट्रेनिंग के बाद फिर उसको मुंबई भेजा, और फिर उसके बाद मोहम्मद बहुत सब फाइटें खेल रहा है ना। और पूना में भी खेल के आया, स्टेट लेवल पे भी खेल के आया। फिर यहाँ कहाँ गया? अहमदाबाद। और दूसरा यहाँ नॉर्थ इंडिया में गया था ना, नॉर्थ मणिपुर नहीं, हिमाचल जी। अंदर से आवाज आई, देखो घर में से, किचन में से आवाज आई है। हिमाचल में जाके आया, वहां भी फाइट जीत के आया था। तो सर की काफी मेहनत है उसके ऊपर। दैट इज ए डिफरेंट थिंग। बट हमारा जो मेन मुद्दा है कि फिजिकली मेंटली जो ट्रेन करना है बच्चों को वो तो करना है, मगर एक नस्ल हमको ऐसी तैयार करना पड़ेगी जो वेल एजुकेटेड भी हो और उनका आईक्यू बहुत हाई हो, और एजुकेशन जो वो ना मिले उनको जो अभी चल रहा है। क्योंकि दिस टाइप ऑफ एजुकेशन डज नॉट हैव एनी क्वालिटी। ये एजुकेशन आपको कुछ नहीं देगा। लीजिए सर जी, इंशाल्लाह नाश्ता शुरू करिए। सर को दिन का बहुत नॉलेज है, उम्मत का बहुत गम है, उम्मत की बहुत फिक्र है। किस तरह से उम्मत फिर से खोए हुए दिन उसको वापस मिले, मुसलमानों को खोए हुए दिन किस तरह से वापस मिले, उसकी जो जाहो जलाली थी। आज हम देख रहे हैं ना हिंदुस्तान में हमारा क्या हाल है। मुसलमान का नाम लिया जाएगा तो नजरिया एक बना हुआ है, और ये कसूर हमारा ही है। नजरिया एक बना हुआ है, झोपड़पट्टी नहीं। एक्चुअली क्या है कि उसमें कसूर हमारा है ना, एजुकेशन हमने छोड़ दिया। एक्चुअली इसमें कसूर कैसा है पता है आपको? आप 1970s 80s में चले जाओ तो मुसलमान के हीरोज तब क्या थे हिंदुस्तान में, वो सोचो। मुसलमान के हीरोज थे स्मगलर्स, बराबर जी, जो मतलब 2 नंबर करता है, 2 नंबर गुजराती में हम लोग कहते हैं 2 नंबरिया, बराबर, जो इलीगल काम करता है वो, जो गुंडा है, मवाली है, बराबर, नाम लेने की जरूरत नहीं है। अंडरवर्ल्ड हाँ, तो उसको हीरो बनाया था। हाँ, अंडरवर्ल्ड को मुस्लिम सोसाइटी में एज ए हीरो प्रेजेंट किया अंडरवर्ल्ड को, और सबको लगा कि यार इतना पढ़ाई लिखाई में क्यों करूं। अगर उसकी कॉपी भी करते थे। अगर मुझे हाँ, इतनी आसानी से इतना पैसा मिल रहा है, इतनी शोहरत मिल रही है, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स मुझसे डर रहे हैं, पॉलिटिशियंस मुझसे डर रहे हैं, जहां मैं खड़ा रहा हूं मेरा काम हो जा रहा है, तो फिर मुझे पढ़ाई लिखाई की जरूरत क्या है? एक इमेज ये हो गई, और के जो मुसलमान थे उनके दिलो दिमाग पर ये छाप छोड़ गई, और सारों ने यही रास्ता इख्तियार किया। शॉर्टकट था जी, शॉर्टकट था मगर गलत था। जो सच है वो बोलना चाहिए। आपके पास कुछ नहीं है तो भी आप कर सकते हो। जिसके पास कुछ नहीं है, मतलब कोई कैपेबिलिटी नहीं है, कोई स्किल नहीं है, कुछ नहीं है, बराबर, उसके पास कोई गट्स नहीं है, ठीक है,
उसकी कोई औकात ही नहीं है, मतलब वो भी एक सड़क मतलब आप जितने बड़े सड़क छाप होगे उतने बड़े आप सक्सेस मिलेगा आपको, सक्सेस मिलेगा, उतने बड़े हीरो बनेंगे। और इसको हीरो बनाया, हीरो बनाया, उम्मत ने बनाया हीरो उसको बनाया जी। तो उसका जो नतीजा है वो हम आज भुगत रहे। आज तो लॉ एंड ऑर्डर मजबूत हो गया है, ठीक है, तो आज ऐसा कुछ चल नहीं सकता है, ठीक है। मगर आपको फिर क्या ऑप्शन मिला? कुछ ऑप्शन नहीं है। आप फिर ट्वीट्स आते हैं आपके ऊपर के पंचर वाला अब्दुल बना दिया, ठीक है। अब्दुल कलाम को कोई याद नहीं करेगा जी। अब्दुल कलाम को जिस तरह से, हमारी गलती है सोसाइटी की, सर एक बात है ना, अब्दुल कलाम को जिस तरह से हीरो प्रेजेंट करना चाहिए था ना, वो हमारे समाज ने नहीं किया। नहीं, वो बात नहीं है। हमारा पार्टिसिपेशन कितना था, पार्टिसिपेशन कितना है? 20 करोड़ तो हम है ना हिंदुस्तान में तकरीबन, एवरेज मान लीजिए 20 करोड़ तो हम है। एक खाली अब्दुल कलाम दिया, उसमें क्या हम इतराएंगे? बात समझ रहे हैं? हमारा दूसरों का पार्टिसिपेशन क्या है मुल्क के लिए, देश के लिए? दूसरों का पार्टिसिपेशन जो होना चाहिए ना। जी आपको जवाब देता हूं ना मैं इसका। जी। दाऊद इब्राहिम भी आपने एक ही दिया, लोग उसके पीछे चले गए। किसी ने बोला कि हाथ पकड़ के जा दाऊद बन जा, लेकिन उसकी डुप्लीकेट कॉपी बहुत थी। अब्दुल कलाम की क्यों नहीं है डुप्लीकेट कॉपी? वो भी एक बात है जी, वो भी एक सोचने की बात है ना। जिस तरह से आपने दाऊद को प्रमोट किया, उस तरह से आपने अब्दुल कलाम को कभी प्रमोट ही नहीं किया। हालांकि अब्दुल कलाम तो हमारे इंडिया के प्रेसिडेंट रह चुके हैं। बात आपकी बिल्कुल सही है। अगर आपको पावर की भूख है, चलो आपको पावर ही बताना है, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से पावरफुल और क्या हो सकता है? कुछ नहीं। हाँ। टॉप मोस्ट पोस्ट ऑफ द कंट्री जी, वो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जी, ठीक है। अगर वो बंदा मुसलमान हो सकता है, आपका वाइस प्रेसिडेंट हमीद अंसारी वो मुसलमान हो सकते हैं, तो मुसलमान इस तरफ क्यों नहीं गए? ये भी एक सोचने की बात है। आपकी दलील तो बराबर है। एक दाऊद इब्राहिम को अपना आइडियल बनाया, तो अब्दुल कलाम को क्यों नहीं बनाया? हमीद अंसारी को क्यों नहीं बनाया? हमीद अंसारी को क्यों नहीं बनाया? वो भी बात है ना जी। तो इसमें कसूर किसका हो सकता है? इसमें कसूर एक्चुअली क्या है कि जिस तरह से समाज, कौम का है, खुद का है, या कौम के रहबरों का है? सबसे ज्यादा तो कौम के रहबरों का है। कौम के रहबरों का, क्योंकि आपको रहबर भी इसी टाइप के मिले हैं जिस तरह की कौम है जी, ठीक है। वालेकुम अस्सलाम जी। और रहबरों में कैसा है कि जहां तक मैंने देखा है कि एक लेवल पर जाकर फिर उनको है ना कौम की फिक्र नहीं है जिस तरह से होनी चाहिए जी। आज के रहबरों में तो बिल्कुल नहीं है। और दूसरा के रहबर जो आप लोग चुनते हो उसके पास ना आईक्यू होता है ना उसको, देखो अभी मैं आपका चाइना का एग्जांपल देता हूँ। चाइना अगर आज है तो अपने 50 साल 100 साल की प्लानिंग करके चलता है। इंडिपेंडेंस हमको कब मिला? चाइना भी गुलाम था, हम भी गुलाम थे। चाइना आज कहाँ किसी कौम को तरक्की करना होता है ना तो वो दिमाग से सोचता है। हमने वो चीज छोड़ दी। हम हमेशा मैन पावर के ऊपर बिलीव करते थे। मतलब मैन पावर मसल पावर मतलब मसल पावर। इससे आगे हमने कभी सोचा ही नहीं कि ब्रेन कुछ चीज होती है। मसल्स बनाना, बस मसल्स बनाओ और बस्तियों में निकलो। मसल्स बनाओ और बागों में जाओ, गार्डनों में जाओ, किसी को मारो पीटो। कल्चर हमारा जो है ना वो कल्चर इसलिए खराब भी हुआ है। और दूसरा के मेन चीज है एजुकेशन सबसे बड़ी कमजोरी है हमारी। और आज भी इंशाल्लाह अगर हम लोग एजुकेशन पे प्रॉपर काम करें ना तो मैं मानता हूँ कि अल्लाह ने मुसलमान के बच्चे को इतना अच्छा ब्रेन दिया है। अगर इंजीनियरिंग अगर वो प्रॉपर करता है, प्रॉपर अगर उसको सिखा दिया जाए ना, तो मेरा खुद का ये बिलीफ है कि वो जो कंपनीज है, जैसे मैं बोल रहा हूँ आपको लॉकहीड मार्टिन, ये वो कंपनी है जो F-35 बनाता है अमेरिका का फाइटर जेट। हम लोग उस लेवल के इंजीनियर्स क्रिएट कर सकते हैं। ये हमारे अंदर कैपेबिलिटी है क्योंकि फिजिक्स को और साइंस को और मैथमेटिक्स को जो अंडरस्टैंडिंग अल्लाह ने हमको कुदरती दी है ना वो किसी में नहीं दी है जी। हम इंशाल्लाह एक सीरीज भी चालू करेंगे एजुकेशन रिलेटेड, जहाँ पे हम कोशिश करेंगे कि बेस्ट ऑफ एजुकेशन हम लोग प्रोवाइड करें फ्री में। उनको कोई ट्यूशन जाने की जरूरत नहीं। मुसलमान अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भी डाल देंगे और हमारे वीडियोस देखेंगे ना तो इंशाल्लाह वो बहुत बेहतरीन और काबिल बन जाएगी। जी जी इंशाल्लाह। इसके लिए तो आपके पास बहुत सारे प्रोजेक्ट भी है, बहुत सब आपने प्रोजेक्ट भी बनाए हैं स्कूल वगैरह चालू करने के लिए। वो भी अल्लाह हाथ पकड़ेंगे तो इंशाल्लाह, है ना? नहीं, अभी मैं एक क्लिप सुन रहा देखा था मैंने यूट्यूब पर, तो वहाँ पे हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला का जिक्र था कि उनके इस दुनिया से रुखसती के बाद मौला अली को उनका ख्वाब आया कि मैं, हालांकि जन्नत की सरदार है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि 4 औरतें हैं जो दुनिया में सबसे अफजल है। सबसे पहली वो औरत जिसने मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश की थी जी, बराबर फिरौन के महल में जी, और बाद में माँ आसिया जी, फिर माँ ईसा अलैहिस्सलाम, माँ मरियम अलैहिस्सलाम, बराबर, तीसरी माँ खदीजा अलैहिस्सलाम और माँ फातिमा अलैहिस्सलाम। तो वो मौला अली को उन्होंने बताया अलैहिस्सलाम को कि मुझे जन्नत के दरवाजे पर रोक दिया गया है। मैंने पड़ोसी से एक सुई ली थी, तो वो सुई फला जगह पर ईंट के नीचे रखी है, अब उनको वापस कर दो। बड़े अल्लाह, ठीक है। अब
इसका हमसे क्या वास्ता है वो सुनो। मैं किसी का कॉल नकल कर रहा हूँ, जी मुझे उनकी बात बहुत पसंद आई। तो उन्होंने बताया कि अल्लाह ने जो आपको इल्म दिया है ना, वो भी एक अमानत है। अभी आपका फर्ज है कि ये लोगों तक पहुंचाओ। जी इसका भी सवाल होगा आखिरत में। हम तो कुछ भी नहीं, हम तो गुनहगार हैं। जी जी जी। जब जन्नत के सरदार को किसी अमानत की वजह से रोक दिया जाता है, तो तुम्हारी और हमारी तो क्या, हम तो जहन्नमी है। खेत के खेत बूझ मार दिए हमने, घर के घर बूझ मार दिए, दुकान की दुकानें दबा के बैठे हैं, है ना। देखो अजान हो चुकी है और सबसे बड़ा फरीजा है मेरा भी और आपका भी। हमें अलविदा तो कहना पड़ेगा, अलविदा तो होना पड़ेगा। इंशाअल्लाह दूसरी बार बहुत जल्द सर वापस आएंगे हमारे पास और हम सबको इससे बहुत जबरदस्त फायदा होने वाला है इंशाल्लाह। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज।